जयप्रकाश जनता दल जेपी जेड्डी का 23वां स्थापना दिवस समारोह राजधानी नई दिल्ली में पूरे भव्य और गरिमामय तरीके से संपन्न हुआ। यह समारोह 3 जनवरी 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के नालंदा हॉल में आयोजित किया गया। देश भर से पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में इस अवसर पर मौजूद रहे। समारोह के दौरान पार्टी के संस्थापक, विचारक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा, उनके संघर्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज सहाय ने लोकनायक के विचारों को समय और परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ाते हुए पार्टी को एक स्पष्ट वैचारिक दिशा दी है। समारोह में मौजूद राजनीतिक और गैर राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े अनेक विशिष्ट लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय के व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और समन्वयकारी दृष्टिकोण की खुलकर सराहना की। वक्ताओं ने उन्हें लोकनायक की विचारधारा का सच्चा संवाहक और शुभचिंतक बताया। स्थापना दिवस समारोह में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी सहित अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। वक्ताओं ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और समावेशी विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने, साथ ही युवाओं और वंचित वर्गों को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया। संगठनात्मक विस्तार, जनसंपर्क अभियान और वैचारिक प्रशिक्षण को आने वाले समय की प्राथमिकता बताया गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। देखिए, हम इंट्रोडक्शन तो क्या दें सर का, जिस तरीके से हमारे सारे अवॉर्डीज ने, हमारे डिग्निटरीज ने सर के बारे में बताया, मुझे लगता है कि अब किसी भी इंट्रोडक्शन की सर को जरूरत नहीं है। बस एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत कर दीजिए। मैं सोच रहा हूं कि पोडियम को छोड़ दूं, क्योंकि पोडियम पे बड़ा इंटेलेक्चुअल लोग बात करते हैं, मैं उतना इंटेलेक्चुअल नहीं हूं। तो खैर, सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को मेरी ओर से, और मेरा प्रणाम सभी स्वीकार करें। और जितने भी मेरे साथी, बंधु, भाई, पारिवारिक, गार्जियन और हमारी टीम, सबसे जरूरी हमारी टीम। अब सवाल उठता है कि मैं परिचय किसको दूं? यहाँ तो सब मेरे परिचित ही बैठे हुए हैं, तो परिचय देने का कोई जरूरत लग नहीं रहा है। फिर भी एक दो लोग ऐसे हैं जो मेरा परिचय नहीं जानते हैं। मैं बिलोंग करता हूं झारखंड से, और कॉलेज स्कूल मेरी एक सरकारी स्कूल में हुई है, और हमारे पिताजी जयप्रकाश नारायण जी के साथ काफ़ी समय बिताए थे। तो उस समय हम छोटे थे। मुझे याद है कि इमरजेंसी लगी थी तो पिताजी कैसे भाग रहे थे छुपने के लिए, तो हमारे घर पुलिस आती थी और कैसे सब तहस नहस करके जाती थी। तो वो दर्द, बहुत छोटे थे तो बहुत ज़्यादा याद नहीं, लेकिन माँ बताती थी कि भाई बहुत कष्ट में हम लोगों ने किया। तो मुझे लगा, तो मैं उसके बाद कॉलेज में संजीवयत से किया, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, फिर यूपीएससी में लग गया, फिर बहुत सारी चीज़ें चली। तो खैर, राजनीतिक जो शुरुआत है वो मैं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी उस समय सत्ता में नहीं थी, और राजनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष थे, वो काम कर रहे थे। तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए इनके साथ, क्योंकि सत्ता वालों के साथ तो कुछ करने से फ़ायदा नहीं। तो कुछ समय तक उनके साथ काम किया, लेकिन 2013 का वक्त आ गया, और हमारे गुजरात के अध्यक्ष बन गए माननीय अमित शाह जी, जो अभी फिलहाल गृह मंत्री हैं देश के। तो थोड़ा सा मौका मिला उनके साथ भी, लेकिन सभी ने कहा मुझसे कि आप क्यों नहीं पार्टी को ज्वाइन करते हैं और कोई पद ले लीजिए, लेकिन हमने मना कर दिया। कारण ये था कि मेरी एक थॉट, एक सोच है, शायद लोगों को लगेगा कि ये गलत कहते हैं या ऐसी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरा मानना यह है कि अगर राजनीति में ऐसे लड़के या यंग जनरेशन को खड़ा करने में मेरा पूरा समय बीत जाए जो देश को सही दिशा दे पाए, सत्ता के लालच में नहीं, तो वो मेरा शौक भी है, और मेरा संपूर्ण समय और दिमाग उसी पे जाता है। तो हमने कहा कि संपूर्ण क्रांति जो नारा था उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाए, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ जेपी आइडियोलॉजी इन प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो। तो वो हमने देखा तो क्या है, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, चूंकि समय कम है तो इसलिए मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूं, अदरवाइज बहुत सारी बातें होती। मैं अपनी पार्टी से एक राष्ट्र धर्म शब्द का आज 2026 में शब्द का उद्बोधन करता हूं, और इस पे मैं कार्य शुरू करने जा रहा हूं। क्योंकि ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम क्रिश्चियन हैं, ना ईसाई हैं।
हम भारतीय हैं। क्योंकि विदेशों में जाने के बाद अगर आपकी कोई पहचान बनती है वीजा पासपोर्ट में, तो आप इंडियन लिखते हो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपना अपना धर्म जो है या किसी भी जाति का, उसका पर्सनल मैटर है। तो राष्ट्र धर्म, चूंकि देश जब आजाद हुआ था तब भी 543 रियासत छूटे हुए थे, जिनको फ्री था कि आप किसके साथ जाएंगे, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। तो इस कंट्री में एक लैक है, मुझे ऐसा लगा, और वो है राष्ट्र धर्म का लैक है कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए। हमारा संविधान ही हमारा रिलीजियस बुक है और हमारा धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है। हम इंडियन हैं, यही बात पूरे वर्ल्ड को क्लियरिटी से पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो कम्युनल द्वेष, कम्युनल राजनीति, सत्ता पाने के लिए वोट पॉलिटिक्स, वोट पॉकेट, ये बनना बंद हो जाएगा और धीरे 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 हम सिर्फ इंडियन पहचाने जाएंगे। तो इस तरीके का कवायद शुरू करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इन सब के लिए सबकी ब्लेसिंग चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो बैठे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग चले भी गए, बहुत सारे लोग आ नहीं पाए, तो फिर भी ब्लेसिंग तो दूर से भी रहती है, मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को बनाने में मेरा यूथ विंग काफ़ी काम आएगा, जो धीरे 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 इन चीज़ों से दूर होगा, जहाँ से वैमनस्य पैदा हो, जहाँ से कम्युनल कॉन्स्पिरेसी हो, ये सब दूर होगा। तो आज मैं राष्ट्र धर्म पर बहुत कुछ चर्चा करना चाहता था, लेकिन अब समय का अभाव है और इस पर कार्य करने के लिए और उनसे आगे की सीख के लिए यहाँ बैठे हैं हमारे संजीव शेखर झा जी, जो मीडिया के बड़े हस्ती हैं और मीडिया के बड़े ही जाने पहचाने लोग हैं, लेकिन इनकी क्या सोच है वो राष्ट्र धर्म पे बड़ी क्लियरिटी से है। तो मैं उनसे दिशा निर्देश लेता रहूंगा और इस पे हम काम करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो कभी भी हम प्रोग्राम करेंगे उसमें मैं राष्ट्र धर्म मेरा एक टैगलाइन होगा और मैं उसको लेकर के काफ़ी कुछ करना चाह रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में जो राज्य हैं, साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सभी जगह एक रीजनलिज्म की फीलिंग है। भाषावाद अलग है, क्षेत्रीयतावाद अलग है और यह देश को तोड़ने का काम करता है। आज देखिए, भाषाई आधार पर पंजाब को अलग करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते खालिस्तान का निर्माण हुआ और कई ऐसे जो जिनको बाद में आतंकवादी कह दिया गया या कहा गया, क्योंकि भाषाई आधार पर उन्होंने एक राज्य का निर्माण करने का प्रयास किया था और यही लगभग चेन्नई में हुआ। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस देश को भाषा के, धर्म के, इसके आधार पर बांटा जाए। मैं इसीलिए राष्ट्र धर्म शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं और इसकी शुरुआत में 2026 में करूंगा। हमारी पार्टी के जितने भी हमारे सपोर्टर्स, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करते हैं और हम चाहते हैं कि इसी लगन से लोग लगे रहें। धीरे धीरे ही किसी मंजिल को पाया जाता है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं। देखिए, सहाय जी की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि जिन लोगों को उन्होंने अवार्ड देने के लिए बुलाया उनको तो सम्मानित कर रहे हैं अलग अलग देशों से, राज्यों से, लेकिन जो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी बराबर सम्मान, बराबर उनको सुनना, और ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ये एक असली लीडर की पहचान होती है। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए हो जाए। तारिक उमर खान जी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और अच्छी इनकी वहाँ पे जो भी इन्होंने पेश किया है, बहुत अच्छा आर्ट और कल्चर में काम किया है। तो इनका एक, अभी जब मैं सुन रहा था इनकी बात, तो इन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी जो कार्यक्रमों में आर्ट और कल्चर एक सजावट बनकर रह गई है। तो मैं इनसे ज़रूर एक वादा करता हूँ कि जयप्रकाश जनता दल आर्ट और कल्चर को अपने प्लेटफॉर्म पे पूरा पनपने का मौका देगी और इनको जरूर उनके हाथ में जब दिया है तो देगी। देखिए, ऐसे कार्यक्रमों में जब आप सम्मानित होते हैं तो जो हमारी ऑडियंस होती है उनके कंधों पर ये जिम्मा होता है कि तालियों के साथ अपना सम्मान बनाए रखें। अभी आपके बीच वक्ता जो हैं ये एडवोकेट हैं पेशे से और इनका नाम से आप लोगों को, कई लोगों को लगा होगा कि साउथ इंडिया के हैं। पिल्लई नहीं है, पलाई है। तो पहली बात तो ये है कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं
और बहुत ही मेहनती हैं। एडवोकेट के सेक्टर और डॉक्टर के सेक्टर में हमेशा रिसर्च का काम चलता रहता है। जब ये मेरे से मिले तो मैंने इनसे यही कहा कि बहुत पेशेंसली, धीरे धीरे किसी भी व्यक्ति का जो आर्थिक रूप से अक्षम है उसको मदद करने के लिए ज़रूर आगे आना। पैसा सो सेकेंडरी रखना। अगर इस देश में तुम्हारा नाम अगर हरीश साल्वे से ऊपर नहीं गया तो कहना कि पंकज साय ने गलत बोला है। और मैं इस मंच से पब्लिकली बोल रहा हूँ, आने वाला समय इसका है। बहुत ही मेहनत करता है, मेहनती भी है। और हमारे निरीक्षण में हमारे कह लीजिए कि सारी काम जो चल रहे हैं हमारे कार्य निर्देश के थ्रू, ये लोग लीगल को बढ़ा रहे हैं और फर्म भी बनाया है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी न्यू कमर एडवोकेट आ रहे हैं उनको ये सिखाएं कैसे लड़ना है। और सही जेन्युइन चीज़ों के लिए अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो हमने इनसे कहा है कि अपना नंबर जारी करो, और अगर सही चीज़ है और उसका पैसा नहीं है तो उसके हक की लड़ाई के लिए तुम खड़ा हो। ये हमने तो जैसा मैंने बोला कि पंकज जी जो है वो जौहरी का काम करते हैं और हीरा तराश करके हर जगह से लेकर के आते हैं, तो उन्हीं हीरो की पहचान आपसे कराई जा रही है यहाँ पर आपकी जोरदार तालियों के बीच में। एडवोकेट आलोक पलई जी। शर्मा जी का परिचय थोड़ा दे दें। डीसी शर्मा जी बहुत छोटी सी दुकान से एक अपना करियर शुरू किया था चांदनी चौक से, और व्यापार में वहाँ तरीके तरीके का गुण चांदनी चौक में मिलता है और उसको जूझते हुए सीखते हुए काफ़ी आगे बढ़े। आज इन्होंने काफ़ी बड़ा वो अपना खड़ा कर चुके हैं व्यापार और अपना दायरा। लेकिन साथ में इनकी एक इच्छा थी कि सर मीडिया कैसे जुड़ता है। तो हमने कहा कि आपने कोर्स तो किया नहीं। तो इन्होंने कहा, हमने कहा देखिए ऐसा है, कोर्स से नौकरी मिलती है और अनुभव से मंजिल मिलता है। तो हमने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको सिखाता हूँ कि मीडिया क्या रोल प्ले करती है। लेकिन इनका शौक था। तो हमने इनको कहा कि शुरू में कि कई डिग्निटरीज का, जैसे काउंसलर हैं, ये हैं, वो हैं, उनका आप थोड़ा इंटरव्यू लीजिए, सब करिए, फिर दिखाया करते थे। तो अब ये अच्छा काम कर रहे हैं और इनको एंजॉय करने के लिए करते हैं और देश को, समाज को जो भी आईना है, पॉजिटिव पहलू को दिखाने का काम करते हैं। मैंने इनसे कहा कि कोई भी नेगेटिव चीज़ को मत दिखाइए, हाँ उसको बताइए, दिखाइए मत, जिससे कि प्रसार जो ज़्यादा करना है वो पॉजिटिविटी को करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका, डीसी शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जैसे जैसे हमें हमारे डिग्निटरीज़ के बारे में पता लग रहा है, हमारे मेहमानों के बारे में पता लग रहा है, हमें और भी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम किन लोगों के बीच रहते हैं। अब देखिए ऐसा है कि इनको साउथ इंडिया में थोड़ी सी तो पता है कि हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो ये कह रहे थे कि मैं हिंदी में बोलूँगा। हमने कहा कोई नहीं, आप कंफर्ट तरीके से बोलिए। सारे बच्चे भी यहाँ छोटे छोटे बैठे हैं, वो भी बड़े अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। मुझे आए ना आए, बच्चों को जरूर आती है, सब समझते हैं। सबसे पहला पहचान मैं दूं कि ये फौज से हैं, इंडियन आर्मी के वैसे जवान हैं, मेजर सूबेदार, जो देश के 24 बम स्क्वाड में से एक ये हैं जिन्होंने प्रीमियम क्वालिटी की जो इनकी क्षमता थी उसको लेकर के भारत सरकार ने इनको प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट में इनको रखा और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो हैं। इन्होंने 15 ऑपरेशन में सफलतापूर्वक हमारे एंटी नेशनल टेररिस्टों को टारगेट किया है, न्यूट्रलाइज किया है और बहुत ही अच्छे इंडियन आर्मी के मेजर सूबेदार हैं। और जब इनका रिटायरमेंट हुआ, अब लग रहा होगा कि रिटायरमेंट कैसे हो गया इस उम्र में, तो इन लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू थे और आगे इनको मिल रहा था मौका, और भी मिल रहा था। लोग कह रहे थे कि नहीं ठीक है, इतने अच्छे बम डिफ्यूजन में इनका बहुत एक्सपर्ट हासिल है। और पठानकोट की जो घटना हुई थी, 10-12 बम जो फटे थे, उसमें एक इनके सीनियर थे, उनका बम डिस्पोज ऑफ करने में ये भी साथ में थे। उनके सिर में किल घुस गई थी और उनका ब्रेन बाहर आ गया था, लेकिन उस वक्त भी ये देखकर घबराए नहीं और फाइनली पीछे से बैकअप दे करके उसको डिफ्यूज किया था। तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन इनसे जब मिला तो मुझे लगा कि जो अग्निवीर सार हैं, जो भारत सरकार ने भी अग्निवीर को दिया है, इसमें कईयों को नौकरी मिलेगी, कईयों को नहीं मिलेगी, लेकिन उनको भी एक अलग पहचान बनाने के लिए हम भी एक स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड का अरेंजमेंट कर सकते हैं,
जो प्राइवेट प्लेयर्स चलाएं। तो मेरी मंशा थी कि सबसे पहले तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आइए, पहले इनकी इच्छा भी रही। तो साउथ इंडिया के हमने इनको अपना यानी नेशनल प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के रूप में एज ए ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट किया है, और ये वहां पे पूरे साउथ इंडिया में काफी असरदार तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और इनको हम सैल्यूट करते हैं ऐसे जवानों को जो देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्रवणन जी। देखिए, मैंने आपसे यही बात कही थी कि आप जैसे जैसे हमारे स्पीकर्स को जानते जाएंगे, हमारे डिग्निटरीज को जानते जाएंगे, आप अचंभित होते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हीरे तराश करके सर लेकर आएंगे। बस जोरदार तालियां सर के लिए। कम ऑन एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। एक्चुअली एक मेरा विजन था बचपन से, जब हम छोटे था। मेरा पिताजी भी वैसे ही फ़ौज का ही है, लेकिन फ़ौज में ही ऑपरेशन में शायद उनका ये हुआ था। तब से मैं देख रहा था जो इकोनॉमिकली वीकर है, मेरा फोकस पूरा इकोनॉमिकली वीकर सेशन पे है, ताकि उनको जो अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट है सभी से, जहाँ पे भी इकोनॉमिकली वीकर सेशन, उनको कैसे आगे बढ़ जाएंगे, आगे लेके आ जाएंगे करके, क्योंकि सबका जीने का हक है। जैसे मैं जीता हूँ, उनको भी वो हक होना चाहिए। तो उसके लिए सभी का मेरा विजन था, जैसे हम कॉमनली रहता है जो मिडिल क्लास, एटलीस्ट मिडिल क्लास है, तो सभी का वो प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम भी कंडक्ट किया बेंगलोर में, जो इनको कैसे अपलिफ्टमेंट किया जाएगा, इनको जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन लोग, उनको कैसे स्किल डेवलपमेंट में लेकर आना है करके मैंने काफ़ी सारा प्रोग्रामिंग किया। अल्टरनेटिवली इसमें मैंने डिफेंस में भी डिस्कस किया, जो हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, तो इनको कैसे हम लेके आ सकते हैं। दूसरा जो स्लम डवेलपर्स है, उसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर एक पार्ट में है, दूसरा पार्ट में वो नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह है, वो जहाँ पे रहता है उसका ऑपोजिट कोने पे कहीं घर बना के छोड़ देते हैं, जो वैसे ही वो खाली रह के वो अबैंड हो जाता है। लेकिन जहाँ पे रहता है वहाँ पे उनको कैसे हम सेटल करा सकते हैं। नहीं, जहाँ पे रहता है वहीं पे उनका नौकरी है, वहीं पे उसका पूरा परिवार है, तो वहीं पे उनको कैसे हम इस्टेब्लिश करना है, उसका बारे में हमने काफ़ी सारा ये कर रहा है। सर का भी थोड़ा सजेशन चाहिए, उसमें हम आगे इसको बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहे हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमारे कंट्री में बहुत कम लोगों को पता होगा और इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। तो HDI हमारे यहाँ बहुत डाउन है। इवन हमारे यहाँ से बेहतर HDI जो श्रीलंका गरीब कंट्री है उसके यहाँ भी है। तो उस चीज़ पे ही चर्चा कर रहे हैं, फर्दर कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। लेकिन इनका जो वेशभूषा देख रहे हैं ये मेरा बदलवाया हुआ है, तो आप लोग इसमें आश्चर्य मत करिएगा, नहीं तो बॉम्ब डिस्पोजल के ड्रेस में आ जाते तो लोग डर जाते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्घटना होने वाली है। तो इसीलिए मैंने इनको कहा कि भाई ऐसा है, आप थोड़ा रूप रंगत बदल लीजिएगा। कारण ये है कि भाई या ड्रेस में आ जाइए, उसमें आ जाइए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए और कोई खास बात नहीं है। बाकी हम इनका हार्दिक धन्यवाद भी करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं कि बेंगलोर से ये आज ही सुबह यहाँ पहुंचे इस सिर्फ 23वां स्थापना दिवस समारोह को अटेंड करने के लिए। तो हम चाहेंगे कि इन्होंने अपना कीमती समय, पैसा, अपना सब कुछ छोड़ करके अगर यहाँ आए हैं तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए हमारे जवान का। सर देखिए, ये आपके टीम की डेडिकेशन है, एफर्ट है कि जैसा आप बोलेंगे उस रूपरेखा में ढल जाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। धन्यवाद। सूरज सिर्फ नाम है, लेकिन इसका सूरज जो है उसका प्रकाश वो खुद से सूरज नहीं बताता कि मेरी तपश कितनी मिल रही है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जब इससे मुलाकात हुई सूरज से, तो मैंने कहा कि राजनीति में आओगे, तो इसने कहा कि राजनीति तो सर मुझे आती नहीं है। हमने कहा कि हम राजनीति में ट्रेनिंग देने के लिए ही तो सबको बुलाए हैं, और धीरे धीरे ट्रेंड हो जाओ और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो डरो नहीं, हम लोग हैं इस लाइन में। एक्चुअली क्या है कि राजनीति को हिंदुस्तान में सिर्फ एक गंदा आइटम समझा जाता है। उसका कारण है पॉलिटिक्स गंदी नहीं है, पॉलिटिक्स में घुसे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी घटनाओं को, खास करके मीडिया भी उनको चलाती है, लाइमलाइट में लाती है, कारण TRP की वजह से। तो इससे लगता है कि सारे वैसे ही हैं। जैसे लगता है कि दिल्ली में अखबार छपेगा तो 10 ब्लॉक में आएगा, यहाँ मर्डर हुआ, यहाँ रेप हुआ, यहाँ लूट हुई, यहाँ ये हुआ। मैंने पूछा कि अगर ये 10 लोगों को पढ़ो, ऐसी घटनाएं 50 घटी होंगी, उससे ज़्यादा नहीं घटती। दिल्ली पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड में जाओ, लेकिन 2 करोड़ लोग सुबह घर से जा रहे हैं और शाम को घर आ रहे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सवाल उठता है कि हम किस चीज़ को देखते हैं,
हम उसी से प्रभावित होते हैं। तो सूरज ने एक्चुअली इनकी खुद की एक पीआर एजेंसी है और पुणे से चलाते हैं और इनको सपोर्ट सिस्टम थोड़ा कम रहता है, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तमाम तरह के संघर्षों से जूझता है। तो इनको भी मनोबल की ज़रूरत थी, तो मैंने इनको समझाया कि आप डटे रहो, और तो काफ़ी काम इन्होंने किया भी, ऐसा नहीं है। क्लाइंटेल इनके अच्छे हैं, 10-12 बड़े क्लाइंट हैं जो इनकी सर्विस लेते हैं। तो अभी इनको और ग्रोथ लेना है और ये पार्टी से फिर जुड़ गए और हमने कहा कि तुम ऐसा है, अगर हमारे साथ रहना है हमारे उसमें मॉनिटरिंग में, तो तुम हमारी सेंट्रल कमेटी की तरफ आ जाओ, बाकी स्टेट को तो हम देखते हैं। तो महाराष्ट्र में फिर ये इनको गठन करने की जिम्मेदारी हम देने वाले हैं। यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, यंग पॉलिटिशियन के लिए आप लोग एक जोरदार ताली बजाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो अब्दुल माजिद साहब, देखिए इनके नाम के साथ ऐसे भी साहब लगा हुआ है, लेकिन आधे लोग साहब समझते हैं, तो साहब नहीं है, साहब हैं, ये टाइटल है। खैर चलिए, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं ये और व्यक्ति हैं ये। और दूसरा, जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि कर्नाटक में पॉलिटिकल सिस्टम को खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। तो हमने कहा क्यों? हमने कहा यहाँ एचडी देवगौड़ा जी का परिवार है और दूसरी तरफ चले जाइए तो कांग्रेस है और सारे वैसे ही हैं, तो हम लोग कहाँ स्टैंड करेंगे। मैंने इनसे कहा कि कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, सभी जगह उसकी फैमिली का ही चल रहा है। इवन झारखंड में हेमंत सोरेन है तो सोरेन चल रहा है। सिस्टम को आप जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम इनको आ रहा था, लोगों को क्या समझाएं, क्या बोलें। हिंदी बेल्ट की पार्टी है, आज के डेट में इनके प्रयासों से 27,000 लोग जुड़े हुए हैं पूरे कर्नाटक में। और सबसे बड़ी बात, शिमोगा हो, टुमकुर हो, मैसूर हो, चाहे आप चले जाइए कर्नाटक में बेंगलोर हो, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां सब जगह इन्होंने पदाधिकारी जिला के अपॉइंट कर दिए हैं। और अब लोग इनसे बार बार कह रहे हैं कि बुलाओ, नेशनल प्रेसिडेंट को बुलाओ और एक कार्यक्रम करो। तो इन्होंने मेरे से पूछा कि अब क्या करूं, बेंगलोर में क्या सब्जेक्ट। हमने कहा सब्जेक्ट बताने के लिए क्राउड चाहिए। तो हमने इनसे कहा है कि बेंगलोर में एक भव्य समारोह करिए, क्या नाम है, केम्प्टी गौड़ा अवार्ड कराइए। और जो सोसाइटी में जिन लोगों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी लोग हैं, सोशल हैं, पत्रकार हैं, उनको बुलाइए, सम्मानित करिए। उसी दौरान आप अपनी बात को रखिए ताकि वो बात आपकी आगे बढ़ सके। जयप्रकाश नारायण कोई लिमिटेशन नहीं है, पूरे यूनिवर्सल लीडर हैं वो। जिस व्यक्ति ने गांधी जी से शपथ लिया कि मैं वंश वृद्धि नहीं करूंगा जब तक भारत माता के बच्चे आजाद नहीं होते हैं, ये मेरे सारे बच्चे हैं। और आज तक प्रभावती देवी और जयप्रकाश नारायण के आगे का कोई वंश नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट था देश के प्रति। तो उस व्यक्ति को जहां आइडियोलॉजी को हम ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। उससे काफी इन्होंने सहमत हुए। और इसके बाद हमारे अब्दुल माजिद साहब काफी डेडिकेशन से लगे हैं और रात दिन काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज यहाँ से उड़कर दिल्ली आए और हम इनको सम्मानित करते हैं, इनका आभार भी व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। धन्यवाद मनोज जी। बिहार जयप्रकाश नारायण की कर्मस्थली और उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर उनकी जन्मस्थली। तो संजीव शेखर झा जी से पूछना चाहेंगे कि वो बिहार में है कि यूपी में है, जरा ये गाइड करेंगे, चूंकि बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट है। क्यों सर? अब सिताब दियारा जो है तो बिहार में आ गया, तो चलिए, खैर उस समय कोई बलिया वलिया के साइड से उनका बॉर्डर पड़ जाता था। हाँ, अब तो शुद्ध बिहार में है। तो वहाँ से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं मनोज जी, इन्होंने भी काफ़ी सराहनीय प्रयास किया है बिहार में लोगों को जोड़ना।
लेकिन बिहार एक चीज़ से बड़ा ग्रसित है। वैसे तो पूरा देश ग्रसित है, लेकिन बिहार ज़्यादा है, और वो है जातीयतावाद से। बिहार के लोग इस ओर जा ही नहीं पा रहे हैं कि विकास का मापदंड क्या होना चाहिए। बिहार के लोग ये जा रहे हैं कि हमारी जाति का कौन व्यक्ति खड़ा है, चाहे वो हम गटर में चले जाएं, लेकिन हम अपनी जाति को जिताएंगे। और इस मामले को तोड़ने के लिए मैंने अपने बिहार अध्यक्ष से कहा है कि आप ऐसे कार्यक्रम करिए जिसमें लोगों को रोजगार के साथ साथ उनको जो नौकरी, रोजगार का मतलब स्वरोजगार। हमने इनसे कहा है कि बिहार में आप घोषणा कर दीजिए, हम 100% रोजगार की गारंटी देने जा रहे हैं, मेरे पास प्लान फिक्स है, आप घोषणा करिए। तो जल्द ही बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें हम लोग घोषणा करेंगे 100% बिहार में नौकरी वहीं मिल जाएगी, कोई सरकार की जरूरत नहीं है। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता, स्वरोजगार भी होता है। तो इसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करेंगे, ये काम कर रहे हैं उस दिशा में, जल्द ही आप लोगों को भी वहां बुलाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सोच और युवा को साथ रखने वाली सोच है ये। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, सर के विचारों के लिए और उनका साथ देते हुए मनोज कुमार जी के लिए। इसके बाद मैं आग्रह करूंगी हमारे हरियाणा स्टेट प्रेसिडेंट आदरणीय पवन अहलावत जी से कि वो मंच की तरफ आए। लोग बोलते कम है, कर देते ज्यादा। तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, और हमने स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है यूथ को, उसका कारण है सबसे पहले तो ये किसान जो कहते हैं ना, किसान वाकई में किसान है ये। इसके घर में जब जाएंगे, ये खुद से खेती करते हैं और खुद से सारी चीज़ों को करते हैं, किसी आदमी को नहीं रखते। तो खेती करने के बाद किसान का अच्छा नॉलेज भी है, और जो भी कृषि संपदा है उसके व्यापार से जुड़ा हुआ है, ये तो इनका प्रोफेशन है, और प्रॉपर किसान है। अब हमने कहा कि हरियाणा में 2-3 साम्राज्य बड़ा चला, जिसमें कि शुरू से सुनते आए होंगे बंसीलाल, भजनलाल, उसके बाद चौटाला। तो हरियाणा में लैंड एरिया में कुछ भी नहीं था। गुड़गांव एक ऐसा जगह बना जो बंजर था। तो सबसे पहले जब राजीव गांधी जी दिल्ली लैंड फाइनेंस के जो ओनर थे, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं, जब वहां से निकले तो उनके जो फर्दर व्यक्ति थे, जिनका नाम अब डीएलएफ पड़ गया है और उनके सिंह साहब उनके चेयरमैन हैं, वो जब मिले थे तो बंजर जमीन पे कुछ उगाने की सोचे थे। और आज गुड़गांव है, और गुड़गांव को उस सिलसिले को रोकने के लिए हरियाणा में जो राजनीति होती है वो कंपटीशन की राजनीति होती है, तू बढ़ेगा तो तेरा पैर काट लूंगा। तो हमने इनको कहा कि, बोले कि कैसे होगा? हमने कहा सब होगा। आप हरियाणा में, चंडीगढ़ में हम लोग ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं और पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, और हरियाणा में ऐसी चीज ओपन करने जा रहे हैं जिससे वहाँ व्यापार रोजगार के अलावा जो कुछ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट हो, तो उस पर नई चीज़ें हम लोग लाने जा रहे हैं, जिस पे की बात कर रहे हैं। तो इनका सराहनीय प्रयास उस दिशा में है और ये उसमें काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यंग जनरेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये छोटा सा टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हमारी पार्टी की तरफ से आपके लिए। भाई हमारी जो असिस्टेंट है वो कहना चाह रही हैं कि पढ़ा पढ़ाया जाट 16 दूनी 8। तो आप सोचिए कि व्यापार में कैसे बढ़े। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सर, सबके घर गया है कि हिंदुस्तान में जब बाहर से लोग, जब मुगल आए या कोई भी आक्रांता आया, तो हम लोग, मैं जब यूपीएससी कर रहा था तो मुझे एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन बड़ा एनालिटिकल होता था। तो हुआ कि भाई हिंदुस्तान के राजा हारते क्यों हैं? तो हमने कहा कि हिंदुस्तान के राजा इसलिए हारते हैं कि वो हाथी पे बैठे होते हैं, और जो आक्रमणकारी हैं वो घोड़े पे आते हैं। जब भी तेज आक्रमण होता है तो छोटी सवारी से होता है, और उसके बड़ी सवारी में वो खुद ही अपनी सेना के पीछे चढ़ जाता है। ऐसा रीजन मैंने दिया था कि हारने का मुख्य वजह यह भी है कि हमारा हाथी पे सवार राजा जो है, उतरने में उसको परेशानी होती थी और तेज गति का घोड़ा उस पर हावी हो जाता था। हमारी लॉजिस्टिक के सबसे बड़े सपोर्ट हैं ये, और पंजाब में रात दिन दौड़ करके इधर उधर लोगों को तैयार कर रहे हैं। बहुत छोटी स्तर पे इन्होंने बिजनेस शुरू किया, ट्रैवलिंग का, लॉजिस्टिक का, टैक्सीज का,
और आज की डेट में इन्होंने, पहले तो किसी की चलाते थे बेचारे, अब इन्होंने अभी तक फिलहाल 5-7 गाड़ियां तो अपनी खड़ी कर ली हैं। तो व्यापार में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब में भी जोड़ने का कार्यक्रम ये पहुंच के सब जगह कराते हैं। स्पेशली जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी तो ऑलरेडी वहां जाना है ही, तो लोगों को समझाते हैं, गाड़ी में बताते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और हमारे लिए तो हमारे बड़े ही कह लीजिए प्यारे मित्र हैं। तो देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद और इनका आभार। जोरदार तालियां देवेंद्र जी के लिए। हमारे अग्रवाल साहब जरा रिवोल्यूशनरी आदमी हैं, क्रांतिकारी विचार रखते हैं, लेकिन इनको प्लेटफॉर्म सही नहीं मिल पाता है। तो कई पार्टियां जो कहती हैं आप भिड़ने वाले आदमी हो, तो आपको जो भिड़ने वाले आदमियों को नहीं रखा जाता है, जो कहा जाता है वो करा करो और इससे ज़्यादा मत किया करो। तो लेकिन ये मैंने कहा कि मुझे भिड़ने वाला आदमी चाहिए जो कुछ कर सके। तो जोरदार तालियां हो जाएं आभार व्यक्त करते हमारे हैं। वाइस प्रेसिडेंट आरपी अग्रवाल जी के लिए। समय इन्होंने दिया और मुझे भी काफ़ी सकारात्मक सोच उत्पन्न करने का मौका दिया। धन्यवाद करते हैं इनका, आभार व्यक्त। जोरदार तालियां। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। शशिकांत बहुत सिंह जी धन्यवाद। हैं और इनको संगठन बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। क्यों दी है आप समझ गए होंगे अब, क्योंकि संगठन बढ़ाने वाले को बोलना बहुत पड़ता है। ये तो इनको हम रोक दिए, नहीं तो आपको सबको ज्वाइन करवा दिए होते आधे घंटे में। आप सब लोग देख रहे हैं, एक नेता के लिए संक्षेप में बोलने से मुश्किल काम कोई नहीं है जिंदगी में। तो हमने इसीलिए इनसे पूछा था कि एक लाइन में बताइए संगठन क्या होता है, तो बोले कि आज हम सबको ज्वाइन करा के ही बताएंगे, ऐसे बताएंगे नहीं, तो इसलिए बताए नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बड़े अच्छे सहयोगी हैं और हमारे शिष्य भी हैं, और इंडिया टीवी में इनकी नौकरी थी और नौकरी छोड़ के राजनीति के मतलब कह लीजिए कि प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल रहेगा। और ये आध्यात्मिक आदमी भी थोड़ा है, वो अगले कहीं पता चलेगा कहीं पे अध्यात्म का भी प्रवचन दे रहे हैं, तो बाद में मिलिएगा तो पता चलेगा। हाँ, तो अध्यात्म जरूरी है राजनीति में। चलिए ठीक है, धन्यवाद।